कक्षा 7 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक। प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 2, शीर्षक प्राणियों में पोषण, पृष्ठ 12 से 24 तक। तो आइए अब सुनते हैं पाठ 2, शीर्षक प्राणियों में पोषण। पृष्ठ 12, पाठ 2, प्राणियों में पोषण। आपने अध्याय 1 में सुना है कि पादप यानी पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी यानी जंतु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण यानी भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित यानी सम्मिलित है। आपने कक्षा 6 में सुना है कि खाद्य यानी भोजन के अनेक संघटक हैं। स्मरण कर उनके नाम लिखिए। यहां 4 रिक्त स्थान दिए गए हैं, जिनमें आपको स्मरण करके उन संघटकों के नाम लिखने हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा कि पृष्ठ 12 पर दिए गए आरेख में बताया गया है। इस आरेख में बताया गया है कि कैसे जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। लिखा है, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। 2.1 खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी यानी कि हमिंग बर्ड पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु मां का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। क्रियाकलाप 2.1 सारिणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है? यहाँ पृष्ठ 12 पर सारिणी 2.1 में अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां बताई गई हैं। यहां अलग अलग जंतुओं का नाम लिखा है। उनके आहार का प्रकार और आहार की विधि आपको लिखनी है। अलग अलग जंतुओं जिनका नाम यहां दिया गया है वो हैं घोंघा, चींटी, चील, मरमर पक्षी, जूं, मच्छर, तितली और मक्खी। इस सारिणी के साथ लिखा हुआ है आहार की विधि: छीलना, चबाना, काटना या वेधन, पकड़ना तथा निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूषण इत्यादि। अपने प्रेक्षण सारिणी 2.1 में लिखिए। आप पाएंगे कि सारिणी में साथ में लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक हैं जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। पृष्ठ 13 है। यहाँ पृष्ठ 13 पर चित्र 2.1 यानी स्टारफिश का चित्र बताया गया है। साथ ही लिखा है अद्भुत सत्य। स्टारफिश यानी तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है, जैसा कि चित्र 2.1 में दिया गया है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से
अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। 2.2 मानव में पाचन। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख ग्रहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। पहला मुख गुहिका, दूसरा ग्रास नली या ग्रसिका, तीसरा आमाशय, चौथा क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत, पांचवा बृहदांत्र यानी बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा छठा मलद्वार अथवा गुदा। क्या ये बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल यानी पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय पाचक रस स्त्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ये पूरी प्रणाली चित्र 2.2 में दी गई है। इस चित्र में मानव पाचन के अलग अलग भागों को बताया गया है। सबसे पहले है मुख गुहिका, उसके बाद है लाला ग्रंथि, इसके बाद ग्रसिका, फिर यकृत, पित्ताशय और आमाशय, फिर अग्न्याशय, क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत और फिर बृहदांत्र यानी बड़ी आंत, उसके बाद मलाशय और अंत में गुदा। आइए अब हम जानें कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। मुख एवं मुख गुहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। पृष्ठ 14। बूझो चित्र 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांत्र को देखकर आश्चर्यचकित है। वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? पृष्ठ संख्या 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका यानी सॉकेट में धंसा होता है, जैसा कि चित्र 2.3 में बताया गया है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न हैं। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसा कि 2.3 चित्र में बताया गया है। यहाँ पृष्ठ 14 पर चित्र 2.3 दिया गया है, जिसमें दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांतों के विषय में बताया गया है। यहाँ 4 प्रकार के अलग अलग दांत दिए गए हैं: चवर्णक, अग्रचवर्णक, रदनक और कृंतक। क्रियाकलाप 2.2 अपने हाथ धोइए। दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं? एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने या कर्तन एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने
यानी वेधन और फाड़ने के काम आते हैं। उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने एवं पीसने के काम आते हैं। अपने प्रेक्षण सारणी 2.2 में लिखिए। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस यानी लार स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाएं। सारणी 2.2 यहां पृष्ठ 14 पर दी गई है, जिसमें दांत के प्रकार एवं उनके कार्य बताए गए हैं। दांतों के प्रकार में लिखे हैं कर्तन एवं दंशन वाले दांत, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत, चबाने एवं पीसने वाले दांत। दांतों की संख्या यानी निचला जबड़ा और ऊपरी जबड़ा और साथ ही इनका योग आपको यहां इस सारणी में लिखने हैं। दूध के दांत तथा स्थायी दांत। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्रायः गिरने लगते हैं। पृष्ठ 15। क्रियाकलाप 2.3। 2 परख नलियां लीजिए, उन्हें ए तथा बी चिन्हित कीजिए। परख नली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल मुख से लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए तथा इन्हें दूसरी परख नली बी में लीजिए। दोनों परख नलियों में 3 से 4 ml जल डालिए, जैसा कि चित्र 2.4 में बताया गया है। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालिए तथा उनका प्रेक्षण कीजिए। आप परख नली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं? परख नली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? परिणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से कीजिए। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। यहाँ पृष्ठ 15 पर 2 परख नलियों ए तथा बी के माध्यम से मंड पर लार का प्रभाव बताया गया है। पृष्ठ 15 पर चित्र 2.4 में मंड पर लार का प्रभाव बताते हुए एक चित्र दिया हुआ है। इसमें 2 परख नलियां हैं जिन्हें ए तथा बी चिन्हित किया गया है। इसमें उबले हुए चावल, जल, चबाए हुए चावल एवं आयोडीन विलयन किया गया है। जीभ एक मांसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है, जैसा कि चित्र 2.6 में, जो कि पृष्ठ 15 पर दिया गया है, में बताया गया है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त ये भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। मिठाइयाँ और दंत क्षय। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। ये जानने के लिए कि अम्ल क्या है, अध्याय 5 पढ़िए। अम्ल क्या है, ये अध्याय 5 में बताया गया है। ये अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं, जैसा कि चित्र 2.5 में बताया गया है। इसे दंत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए
तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पृष्ठ 15 पर चित्र 2.5 में दंत क्षय की क्रमिक अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसे 4 चित्रों A, B, C, D के माध्यम से बताया गया है। दूसरे चित्र में, जो कि चित्र 2.6 है, उसमें जीभ पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्र बताए गए हैं। पृष्ठ 16 है। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। क्रियाकलाप 2.4 पहला, यहां पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। पहला, चीनी का विलयन। दूसरा, नमक का विलयन। तीसरा, नींबू का रस। चौथा, नीम की पत्ती अथवा करेले का रस। 2. अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधी रखने को कहिए। चित्र 2.6 में बताए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की 1-2 बूंदें रखिए। विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने की सींक का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराइए। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सींक का उपयोग कीजिए। 4. अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे का स्वाद अनुभव होता है। 5. अब अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करें तथा चित्र 2.6 में बताए गए प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखिए जिसका संवेदन यानी अनुभव उसके द्वारा होता है। अन्य सहपाठियों के साथ इस क्रियाकलाप को दोहराइए। भोजन नली यानी ग्रसिका निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है, जैसा कि चित्र 2.2 में बताया गया है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। यही प्रक्रिया चित्र 2.7 में बताई गई है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। अपने अभिभावकों एवं अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। यहाँ पृष्ठ 16 में चित्र 2.7 में ग्रसिका में भोजन की गति को बताया गया है। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें भोजन ग्रसिका से होता हुआ आमाशय तक पहुँचता है। इस पूरी प्रक्रिया को बताया गया है। पहेली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। आमाशय। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। ये चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। ये एक ओर ग्रसिका यानी कि ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत्र में खुलता है। पृष्ठ 17 है। आमाशय का आंतरिक अस्तर यानी कि सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस यानी जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। पृष्ठ 17 पर ऊपर के भाग में अलग रंग में लिखा हुआ है। कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा
खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है, ये खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। ये ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है? भोजन निगलने के समय एक मांसल रचना वॉल्व का कार्य करती है, जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देती है। संयोग वशा यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है। क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र लगभग 7.5 मीटर की लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्न्याशय से श्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस श्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी यानी दक्षिण की ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस श्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं, जैसा कि चित्र 2.2 में बताया गया है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्न्याशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है, जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है, जैसा कि चित्र 2.2 में बताया गया है। अग्न्याशयिक रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब क्षुद्रांत्र के निचले भाग में पहुंच जाता है, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। पृष्ठ 17 के निचले भाग में चित्र 2.8 में अलेक्सिस सेंट मार्टिन का गोली का घाव बताया गया है। यहां लिखा है, एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1822 ईस्वी में अलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमरीकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वो आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया, जैसा कि चित्र 2.8 में बताया गया है। ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक प्रेक्षण किए। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था, जो भोजन को पचा सकता था। उसने ये भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत्र में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। पृष्ठ 18 है। क्षुद्रांत्र में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित कर क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घ रोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग
जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता, बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। बृहदांत्र। बृहदांत्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा ये मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। पृष्ठ 18 के अंतिम भाग में दस्त के बारे में लिखा हुआ है। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। ये संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में ये अति सामान्य स्थिति है। चर्मावस्था में ये घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में 1 चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। 2.3 घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले यानी शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा न रहे हों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। ये भाग रूमेन अथवा प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है, जैसा कि चित्र 2.9 में बताया गया है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल या कड कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन यानी जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। यहाँ पृष्ठ 18 पर चित्र 2.9 दिया गया है। ये किसी रोमंथी का आमाशय है। यहाँ इस चित्र में गाय का पाचन तंत्र साथ ही उसके आमाशय को खास तौर पर बताया गया है। पृष्ठ 19। घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरन आदि के रूमेन में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते। पहेली जानना चाहती है कि ये जंतु भोजन करते समय इसे भलीभांति क्यों नहीं चबा पाते। बूझो जानना चाहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेल्यूलोज को क्यों नहीं पचा सकता। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत्र एवं बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। इस अंधनाल के बारे में आपने चित्र 2.9 में सुना। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र। फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन करते हैं। खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे।
2.4 अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिक जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं, जैसा कि चित्र 2.10 में बताया गया है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्धन निकालता रहता है, जिन्हें पादाभ अथवा कृत्रिम पांव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाभ विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं, जैसा कि चित्र 2.10 में बताया गया है। यहाँ पृष्ठ 19 में चित्र 2.10 में अमीबा का चित्र दिया गया है, जिसमें उसके अलग अलग भागों को बताया गया है। वे अलग अलग भाग हैं: केंद्रक, पादाभ, खाद्य कणिका यानी अंतर्ग्रहण, खाद्य धानियां, बहिक्षेपित अपशिष्ट। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में सुनेंगे। पृष्ठ 20। प्रमुख शब्द: अवशोषण, अमीनो अम्ल, स्वांगीकरण, पित्त रस, मुख गुहिका, रदनक, सेल्यूलोस, पाचन तंत्र, निष्कासन, वसा अम्ल, खाद्यधानी, पित्ताशय, कृंतक, अंतर्ग्रहण, यकृत, चवर्णक, ग्रसिका, अग्न्याशय, अग्रचवर्णक, पादाभ, रूमेन, रूमिनेंट या रोमंथी, लाला ग्रंथि। दीर्घ रोम। आपने क्या सीखा? जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। आहार नाल तथा श्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। इसमें 1 मुख गुहिका, 2 ग्रसिका, 3 आमाशय, 4 क्षुद्रांत्र, 5 बृहदांत्र जो मालाशय में समाप्त होती है तथा 6 गुदा सम्मिलित हैं। पाचक रस श्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां हैं: 1 लाला ग्रंथि, 2 यकृत एवं 3 अग्न्याशय। आमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांत्र की भित्ति भी पाचक रस श्रावित करती है। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न हैं। पोषण एक जटिल प्रक्रम है, जिसमें पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण एवं 5वां निष्कासन शामिल है। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा श्रावित पित्त अग्न्याशय से अग्न्याशयिक श्राव एवं क्षुद्रांत्र भित्ति द्वारा श्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत्र में पूरा हो जाता है। जल एवं कुछ लवण बृहदांत्र में अवशोषित होते हैं।
अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। पृष्ठ 21। गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी यानी रूमिनेंट कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रूमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे चबाते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाभ की सहायता से होता है तथा इसका पाचन खाद्य धानी में होता है। अभ्यास 1। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क। मानव पोषण के मुख्य चरण। रिक्त स्थान 1, रिक्त स्थान 2, रिक्त स्थान 3, रिक्त स्थान 4 एवं रिक्त स्थान 5 हैं। ख। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम रिक्त स्थान है। ग। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं रिक्त स्थान का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। घ। शुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो रिक्त स्थान कहलाते हैं। च। अमीबा अपने भोजन का पाचन रिक्त स्थान में करता है। 2। सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। क। मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। ख। जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। ग। पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। घ। रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। 3। निम्न में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है 1. आमाशय, 2. मुख, 3. शुद्रांत्र, 4. बृहदांत्र। पृष्ठ 22। ख। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है 1. आमाशय, 2. ग्रसिका, 3. क्षुद्रांत्र, 4. बृहदांत्र। 4. कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। कॉलम ए खाद्य घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा। कॉलम बी पाचन के उत्पाद जैसे वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल, शर्करा, अमीनो अम्ल। 5. दीर्घ रोम क्या हैं? वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या हैं? 6. पित्त कहाँ निर्मित होता है? ये भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? 7. उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। 8. क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? 9. आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं? 1. पचे भोजन का अवशोषण, रिक्त स्थान। 2. भोजन को चबाना, रिक्त स्थान। 3. जीवाणु नष्ट करना, रिक्त स्थान। 4. भोजन का संपूर्ण पाचन, रिक्त स्थान। 5. मल का निर्माण, रिक्त स्थान। 10. मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। 23. 11. कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथन से कीजिए। कॉलम ए क लाला ग्रंथि, ख
आमाशय, ग यकृत, घ मलाशय, च शुद्रांत्र, च बृहदांत्र। कॉलम बी। 1. पित्त रस का स्रवण। 2. बिना पचे भोजन का भंडारण। 3. लाला रस स्रावित करना। 4. अम्ल का निर्मोचन। 5. पाचन का पूरा होना। 6. जल का अवशोषण। 7. मल त्याग। 12. चित्र 2.11 में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। यहाँ पृष्ठ 23 पर चित्र 2.11 दिया गया है, जिसमें मानव पाचन तंत्र के कुछ भागों को बताया गया है। 13. क्या हम केवल हरी सब्जियों या घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। विस्तारित अध्ययन क्रियाकलाप एवं परियोजना कार्य। 1. किसी चिकित्सक से मिलकर यहां दिए गए विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। क. किन परिस्थितियों में किसी रोगी को ग्लूकोज की ड्रिप लगाने की आवश्यकता होती है? ख. रोगी को ग्लूकोज कब तक दिया जाता है? ग. रोगी की अवस्था के सुधार में ग्लूकोज का क्या योगदान है? अपनी नोटबुक में इनके उत्तर लिखिए। पृष्ठ 24। 2. पता लगाइए कि विटामिन क्या है। इनके बारे में यहां जानकारी एकत्र कीजिए। क. हमारे आहार में विटामिन की क्या आवश्यकता है? ख. विटामिन प्राप्त करने के लिए हमें किन फलों अथवा सब्जियों का नियमित उपयोग करना चाहिए? अपने द्वारा एकत्र जानकारी के आधार पर एक पृष्ठ की टिप्पणी लिखिए। आप इसके लिए किसी चिकित्सक, डाइटिशियन, अपने अध्यापक अथवा किसी अन्य जानकार व्यक्ति अथवा स्रोत की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। 3. अपने मित्रों, पड़ोसियों एवं सहपाठियों से दूध के दांत संबंधी आंकड़े एकत्र कीजिए। अपने आंकड़े सारणीबद्ध कीजिए। इसे करने का एक तरीका सारणी में बताया गया है। यहां सारणी में क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 लिखी है। इसके आगे प्रथम दांत गिरने के समय की आयु, अंतिम दांत गिरने के समय की आयु, दांतों की संख्या और गिरने वाले दांतों की एवं उनके स्थान पर निकले नए दांतों की संख्या। इन सभी जगहों को आपको अपने मित्रों, पड़ोसियों एवं सहपाठियों से बात करके आंकड़ों के साथ भरनी है। कम से कम 20 बच्चों के आंकड़े एकत्र कीजिए तथा पता लगाइए कि दूध के दांत गिरने की औसत आयु क्या है। आप इसके लिए अपने मित्रों की सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, किसी बकरी के दूध में मिलने वाली वसा की संरचना गाय के दूध की वसा की अपेक्षा सरल होती है। अतः बकरी के दूध का पाचन गाय के दूध की अपेक्षा आसान होता है। इसी के साथ 18 पाठों की इस पुस्तक का पाठ 2 यहाँ समाप्त हुआ।